दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था डेरिवेटिव। आइए इसी को हम कवर करते हैं आगे। ध्यान से देखना अब इसको। प्यारे दोस्तों, आज मैं क्लास को इनिशिएट करूंगा अपने डेरिवेटिव के एक नए क्वेश्चन से। दैट्स अ वेरी नए टॉपिक से। हालांकि ये कुछ साल पहले अगले चैप्टर का पार्ट हुआ करता था। ये चैप्टर दैट्स रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। प्यारे दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले आपके साथ जो चर्चा में ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्क का जनरली एक क्वेश्चन इस थ्योरम से आता है। नई एनसीईआरटी में इसे डेरिवेटिव में शामिल किया गया, पुरानी एनसीईआरटीओ के अंदर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट रहा है। फिर भी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट ज़्यादा समझ में आता है। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोल्स। उसने डेरिवेटिव, लिमिट और फंक्शन के नेचर को लेकर एक प्रॉपर्टी बनाई जिसे हम आज भी रोल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। मैं आपके साथ आज की चर्चा इसी रोल्स थ्योरम के बेसिस पे ऊपर करूँगा। क्या कहती है ये रोल्स थ्योरम? जरा बड़े ध्यान से इसे सुनना। इसके स्टेपों को एक एक करके बिल्कुल सावधानी से समझना, और ये नोट्स करने लायक है। इट्स अ थ्योरम, तो नोट्स भी बनाते रहना। ये जो इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम रोल्स था, इसने कुछ अपनी एक बहुत बढ़िया रिसर्च करी। उस रिसर्च में कुछ चीज़ें ये अपनी सामने लेके आया। ये रिसर्च के अंदर कहता है कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन को मैं y=fx करके लिख सकता हूँ ना दोस्तों। अब ये फंक्शन है, अब कोई भी फंक्शन कहें तो इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बनता है। अच्छा, ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पढ़ें तो किसी ने माइनस इन्फिनिटी भी नहीं देखा, प्लस इन्फिनिटी भी नहीं देखा। इसीलिए रोल्स कहता है जब रियल लाइफ में हम किसी चीज़ की चर्चा करते हैं तो अनंत से अनंत तक की नहीं करते, किसी एक खास इंटरवल के बीच में करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसने कहा हमारी सारी चर्चा एक इंटरवल ए से बी तक के बीच में होगी। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, कुछ भी पढ़ाई करेंगे, कहाँ से कहाँ तक के बीच में करेंगे? ए से बी तक के बीच में। अरे इन साइनों को देखना आप, ये एक तरह के आपको याद होंगे, हमने 11th में पढ़े थे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। प्यारे दोस्तों, हम इस साइन को हमने 11th क्लास में ही ओपन क्लोज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका एक खास नाम दे दिया था। ये डिजाइनर ब्रैकेट है। डिजाइनर ब्रैकेट का मतलब वेलकम ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है प्यारे दोस्तों? एक्स बड़ा है ए से, छोटा है बी के, और इक्वल भी है। तो ए से बी तक के बीच के सारे नंबर हैं जिसमें ए और बी भी शामिल हैं। तो इसने कहा कोई फंक्शन है जहां हम पढ़ाई किस किस के बीच में कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? ए से बी के बीच में। तो आप बड़े ध्यान से सुनना। ये कहता है इसकी थ्योरम कब लगेगी। इसने कंडीशन बताई अपनी थ्योरम को सेटिस्फाइड करने के लिए, जिसमें पहली कंडीशन थी फंक्शन एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये कहता है फंक्शन हर हालात में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अच्छा बताओ, कॉन्टिन्यूस कहाँ होना चाहिए? हमारी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक के बीच में। तो जब फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होना चाहिए? व्हेन x बिलोंग्स टू, हमारी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक है? ए से शुरू हो रही है और बी तक जा रही है। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ा अच्छा सा शब्द लेके आया, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। प्यारे दोस्तों, कोई मित्र मेरे से पूछ सकता है, हालांकि 11th में हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में सबने पढ़ा है, तो कोई पूछ सकता है भाई कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब? तो थोड़ा सा हम चर्चा इधर बाजू में करते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप जानते हो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, जरा हवा में बना के बताओ सबके सब। प्यारे दोस्तों, साइन एक्स का ग्राफ देखना, ऐसे जिगजैग जिगजैग चलता है ना, इस तरफ भी बनेगा ना जिगजैग जिगजैग। अनंत से अनंत तक बना, टूट टूट के नहीं बना। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। प्यारे दोस्तों, मॉड एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो मॉड एक्स का ग्राफ भी वी शेप में बनता है, ये भी बगैर टूट के बना, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अगर 10x का ग्राफ बनाओ दोस्तों, तो 90 डिग्री पे 10 टूट जाता है, 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, 90 पे ग्राफ ही नहीं बनाया जा सकता। तो उसका ग्राफ ऐसा बनता होगा, आपको अगर याद हो तो। प्यारे दोस्तों, ये कब टूट गया ग्राफ? 90 पे टूट गया। तो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। मोटे शब्दों में जब ग्राफ बगैर टूटे बने तब हम फंक्शन को क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, इसने तो कह दिया फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। पेपर में क्वेश्चन आएगा तब हम क्या ग्राफ बना के देखेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, हमें ग्राफ नहीं बना के देखना। जनरली हम जिसे फंक्शन मानते हैं, जैसे लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर तो एक स्ट्रेट लाइन
लाइन बनेगी। तो हम अगर कोई लीनियर फंक्शन आएगा तो सीधा लिखेंगे इट्स अ लीनियर फंक्शन, सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस। फिर आ जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला बनाती है, तो हम कह देंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इट इज़ अ पॉलिनोमियल सो कॉन्टिन्यूस। मॉड आ जाए तो कह देंगे इट इज़ मॉड फंक्शन सो कॉन्टिन्यूस। तो थियोरी में लिखकर हमें चलना है कॉन्टिन्यूटी को, जैसे हम 11th क्लास में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेकर प्रूफ करते थे, वैसे हमें इस क्वेश्चन में प्रयोग में नहीं लेके आना। सो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए थियोरिटिकली, तो लिखने का ही स्टेप है, बट कॉन्टिन्यूटी का देसी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरी बात, अब ये बढ़िया बात है, इसे बड़े ध्यान से सुनना। फिर ये बात कहता है फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल व्हेन, अब यहाँ पे देखना ये क्या बात कहता है, x बिलोंग्स टू, अच्छा फंक्शन की पढ़ाई कहाँ से शुरू हो रही थी, a से कहाँ तक हो रही थी, जा रही थी b तक। अब थोड़ी सी यहाँ पे चौकन्ने होके मेरी बात को सुनना। यहाँ पर इसने जो ब्रैकेट लगाया वो ये वाला लगाया, देखो देखो जरा ये वाला ब्रैकेट समझते हो ना, इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए a और b को शामिल नहीं किया गया। ये तो वेलकम ब्रैकेट था, ये इसका नाम हमने रखा था एग्जिट ब्रैकेट, जिसमें सारी वैल्यू a से b तक के बीच की है, a और b शामिल नहीं है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से मार्क करके लिखूं, जैसे मैंने ऊपर वेलकम ब्रैकेट को लिखा था, ऐसे ही मैं इसे लिखूं, तो मेरे को लिखना होगा x बड़ा है a से, छोटा है b से। कोई मेरा मित्र पूछ सकता है कि ये इसने ऐसा क्यों किया, जबकि पढ़ाई तो a और b तक की भी थी। बड़े ध्यान से सुनना, मेरा यहाँ फंक्शन जब भी बनेगा तो मुझे ग्राफ बनाना होगा प्यारे दोस्तों, a से b तक। कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। अच्छा a के बाद मान लो ग्राफ बनता ही ना हो तो मुझे चिंता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो पढ़ाई a पे है। b के ग्राफ बनता ही ना हो तो मुझे चिंता नहीं। तो a पर चेंजेस को नहीं नाप सकेंगे, हर क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन में a पे चेंजेस को नहीं नाप सकेंगे, क्योंकि a से पहले की पढ़ाई करनी ही नहीं। इसीलिए इसने यहाँ पर एग्जिट ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। तो फंक्शन पहला क्या था भैया, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरा फंक्शन क्या था, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। यहाँ पर थोड़ा और डीपर लेके चलता हूँ, ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर बनाकर लिखते चलते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब, हाँ बोलो दोस्त बोलो, बोलो भाई। अच्छा सेकंड पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ा दोबारा से। उसने कहा, मैं ये नीचे बी एरिया में सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए लेके जा रहा हूँ। उसने कहा फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। अब ये डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है, डिफरेंशिएबल को हम कैसे कहें और क्या चीज़ ये कहना चाह रहा है। ये कहना चाहता है कि आपका जो भी ग्राफ बनता हो, मैं एक रफली ग्राफ बना लेता हूँ। हमारी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक थी मेरे दोस्तों, ए से और बी तक। ए कॉर्नर पॉइंट है, इसीलिए इस पे चेंजेस को नहीं नापा जा सकता। बी कॉर्नर पॉइंट है, इसीलिए इस पे चेंजेस को नहीं नापा जा सकता। इसीलिए उसने जो भी चर्चा करी ए और बी को छोड़कर केवल उसके बीच के ग्राफ की गई। अब बीच के ग्राफ में y में चेंज होगा, उसके कारण x में चेंज होने के कारण y में कितना चेंज हुआ ये मेजर करना। प्यारे दोस्तों, अब ग्राफिकली तो हमें समझ में आता है भैया डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो हमने डिफरेंशिएशन बहुत पढ़ लिया, हम तो हर फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये विचार कैसे आएगा कि कब फंक्शन का डेरिवेटिव किया जा सकेगा और कब नहीं किया जा सकेगा। तो उसके लिए जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। मैं एक फंक्शन लिया, बिल्कुल ध्यान से देखना आप इसको, y इक्वल टू मॉड x, बिल्कुल ध्यान से। पहले एक आसान वाला लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो पैराबोला इक्वेशन है, आप इसका डेरिवेटिव निकालें तो प्यारे दोस्तों क्या आएगा, 2x। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, एक फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हैं तो एक आंसर आना चाहिए, अलग अलग दो आंसर नहीं आने चाहिए। भैया अगर x में चेंज करूँ तो y में एक ही तो चेंज होगा, अगर कहे x में चेंज करने से y में चेंज 4 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, तो इसका मतलब चेंजेस को मापा नहीं गया ठीक ढंग से। प्यारे दोस्तों अब इसका दूसरा पार्ट देखना, ये ध्यान से देखना। अगर मॉड एक्स की डेफिनेशन आप 8वीं क्लास में पढ़े तो आपने जरूर पढ़ी होगी, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
प्यारे दोस्तों अगर मैं इसका अब डेरिवेटिव कर दूं तो गड़बड़ आ जाएगी। प्यारे दोस्तों इसके अंदर तो दो फंक्शन है मॉड एक्स में, या तो माइनस या प्लस। अगर माइनस हो तो आंसर क्या आएगा, -1। प्लस हो तो आंसर क्या आएगा, +1। प्यारे दोस्तों ये तो दो आंसर आ गए। जब भी किसी फंक्शन में दो आंसर आ जाएं तो हम पक्का पक्का चेंज को नहीं नाप सके। अब ये कह रहा है चेंज कितना है, या तो -1 या तो +1, इसका मतलब हम नहीं नाप सके। तो तब हम कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। कब कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर दो अलग अलग आंसर आ जाएं तो नॉन डिफरेंशिएबल। ये आज मैं आपको जो सेकंड पार्ट मॉड का कराया, ये पहला ऐसा एग्जांपल है। हमने डेरिवेटिव के अंदर हजारों क्वेश्चन किए प्यारे दोस्तों, एक ही आंसर आता है। थोड़ा सा कम सिंप्लीफाई कर रखा हो किसी बच्चे ने, ये बात अलग हो सकती है, किसी स्टूडेंट ने थोड़ा सा ज़्यादा कर रखा हो, इट विल बी अ डिफरेंट वन, पर आंसर एक ही आता है प्यारे दोस्तों। मॉड के अंदर तो पूरे दो आंसर आ रहे हैं, दो आंसर आ जाए तो नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। सो सेकंड चीज को कभी भी मुझे प्रूफ करना हो, पहली चीज दोबारा सो देखना भैया, कॉन्टिन्यूस का मतलब समझ में आ गया, ग्राफ बगैर टूटे बनना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब भैया कब कैसे प्रूफ करेंगे, डेरिवेटिव करके दिखाएंगे हम। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर का करके दिखाया, एक आंसर आ गया 2x, लिख देंगे इट इज यूनिक सो डिफरेंशिएबल। एक आ जाना चाहिए, अगर दो आंसर आ जाएं तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी और रोल्स थ्योरम जो कह के गया वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो पहली कंडीशन फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। मन में इसको बिठाते भी रहना ताकि ये एक तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाए। प्यारे दोस्तों तीसरी चीज, फंक्शन के अंदर प्यारे दोस्तों हमारी पढ़ाई यहाँ पर देख के बताओ कहाँ से कहाँ तक थी। आप कहेंगे पढ़ाई हमारी ए से बी तक थी। लोअर लिमिट क्या थी, ए। अपर लिमिट क्या थी, बी। सबसे पहले एक काम करो, इस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट कर दो तो क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, एफ ए। फिर इस फंक्शन में अपर लिमिट बी पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, एफ बी। अब रोल्स ने कहा तीसरी कंडीशन, ये एफ ए और एफ बी इक्वल होने चाहिए। चिल्ला के बोलो क्या इक्वल होने चाहिए, एफ ए और एफ बी। ये तो कैलकुलेशन करना आसान है, 6 क्लास के तरीके से हो जाएगा। प्यारे दोस्तों दोबारा रिवाइज करेंगे, बोलते रहेंगे मेरे साथ, नोट्स भी बनाते रहेंगे, ये एक्स्ट्रा एक काम करते रहना, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन में पता नहीं क्या फंसा के आ जाए। एनसीईआरटी में तो कुछ मजाकिया ही क्वेश्चन है केवल, तो सारे कंसेप्ट को अच्छे से करना। कभी हम ओपन ब्रैकेट कभी क्लोज ब्रैकेट को मिक्स करके डाल रहे हैं, वो कब कौन सा डलेगा उसका भी ध्यान रखना। पहली कंडीशन फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। दूसरी कंडीशन, ये कॉन्टिन्यूस कैसे करेंगे, नेचर लिखेंगे और लिख देंगे हेंस कॉन्टिन्यूस। प्यारे दोस्तों ए दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव करके दिखाएंगे। एक आंसर आ जाए तो लिख देंगे इट इज डिफरेंशिएबल, एक से ज्यादा आ जाए तो नॉट डिफरेंशिएबल। प्यारे दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या थी, इसमें लोअर लिमिट ए से बी तक की पढ़ाई है, ए पुट कर दिया एफ ए, बी पुट कर दिया एफ बी, तो ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन थे पूरी सही हो जाए, कॉन्टिन्यूस भी हो, डिफरेंशियल भी हो और एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, तो मेरे दोस्तों रोल कहता है रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई। अगर ये तीनों चीजें हो गई, अब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई, तब एक बड़ी अनोखी सी चीज कहता है। तब ये कहता है जब भी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाएगी तो एफ डैश, डेरिवेटिव कर लिया इसका मतलब डैश का मतलब एफ एक्स का। प्यारे दोस्तों लेकिन ध्यान से देखना ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, प्यारे दोस्तों एक्स नहीं लिखा, सी लिखा। तो इसको हम कैसे लेके आएंगे, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे और x की जगह c पुट कर देंगे, देन आई विल गेट अ इक्वेशन इन टर्म ऑफ c दैट इज कॉल्ड f डैश c। उसको किसके बराबर रखेंगे, 0। f डैश x निकाल के x की जगह क्या रिप्लेस कर लेंगे, c, उसको 0 के इक्वल रखेंगे और इसको सॉल्व करके c की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू। ये c की वैल्यू अब जरा ध्यान से देखना, एक भी आ सकती है, दो भी, तीन भी, कितनी भी आ सकती हैं, लेकिन हमें ये सारी वैल्यू, हमारी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक थी दोस्तों, a से b तक के बीच में। तो हमारी जो ये सारी c की वैल्यू होनी चाहिए वो किसके बिटवीन में होनी चाहिए, वो किससे बिलोंग्स में होनी चाहिए, a से b के बीच में होनी चाहिए। कोई c की वैल्यू ए से बी के बाहर की आ जाए तो हम उस सी को नहीं लेंगे। जो हमारी पढ़ाई है, हमारी स्टडी है,
ए से बी तक उसके बीच की सारी वैल्यू, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, सब ले लेंगे और सी निकाल लेंगे। और दिस इज ऑल अबाउट द रोल्स थ्योरम। सब अच्छे से इसको डेवलप करो, बढ़िया से बनाओ प्यारे दोस्तों। रोल्स थ्योरम हेडिंग डालो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने सारी रोल्स थ्योरम के बारे में लिखा। एक एक चीज को कंसेप्चुअली भी करते चलना। फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के ग्राफ बनाओ यहाँ बाजू में लिख करके नेक्स्ट पेजेस पे। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब, ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, ग्राफ बगैर टूटे बना। ये एट एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। प्यारे दोस्तों आ रहा है ना। अब कॉन्टिन्यूटी का मतलब आ गया। एनसीईआरटी में तो सारे मजाकिया क्वेश्चन है, वो तो साइन का ग्राफ साइन है, कॉस है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, पॉलिनोमियल हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो बस नेचर लिख के कॉन्टिन्यूस लिखना है। फिर भी हमें बेसिक भी आने चाहिए। फिर दूसरा क्या था, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक जब फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करें तो एक यूनिक आंसर आना चाहिए। एक से ज़्यादा आंसर आ जाए तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। प्यारे दोस्तों डिफरेंशिएबल वाले तो हम सारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन करके आए थे। नॉन डिफरेंशिएबल का एग्जांपल याद दिलाओ, हमने क्या लिया था, मॉड एक्स। उसको डिफाइन किया तो एक बार प्लस एक्स, एक बार माइनस एक्स। जब डेरिवेटिव किया तो दो आंसर आ गए। जब भी डेरिवेटिव करके एक से ज़्यादा आंसर आ जाए तब हम कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा करी और उसके बेसिक्स को भी लिया। प्यारे दोस्तों आइए इसके कुछ एक क्वेश्चनों को लेते हैं, बहुत ध्यान से सुने। किसी भी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम है तो माइक खोलो और इसके रिगार्ड में पूछो। मैं रुक रहा हूं ताकि कोई भी मित्र जिसका रह गया हो प्लीज पूछ लो। जिसका रह गया हो देखो, जरा ध्यान से देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछो। शोभित और कृष बंसीवाल टाइम से आया करो भाई। मॉड एक्स के ग्राफ पे जब फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल सेटिस्फाइड ही नहीं करेगी, अप्लाई नहीं करेगी। ठीक जी। मेरे किसी और मित्र को कोई प्रॉब्लम जी? चलिए जी आगे चलें प्यारे दोस्तों। हम ये जो दो मित्र मेरे लेट आए, टाइम से आया करें भैया, नहीं तो क्लास के बाहर ही बैठा रह करें, आने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग वो लोग हैं जो अपने आप के कैरियर के प्रति बड़े संजीदा हैं, तो सबको मेहनत करनी है। नहीं तो लोग तो क्या कर रहे हैं, 12वीं क्लास का 50% क्राउड तो बैठा हुआ है घर में, बोले एक्स करो, वाई करो, जेड करो, पढ़ाई क्या करनी है। घर में कोई कहने वाला नहीं और सुनने वाला नहीं, मन का अपने इच्छा नहीं हो रही तो पढ़ते ही नहीं बहुत सारे लोग। सब के सब अपने कैरियर को खराब कर लेंगे। लेकिन हम ऐसे लोगों का ग्रुप संगठन बना लेना चाहते हैं जो अपने कैरियर के प्रति बड़े प्रोत्साहित हैं, जो जानते हैं। आज देखो साल के एंड में हम में से बहुत सारे लोग, मैं हर बारी कहता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे कॉलेज में पहुंच जाएंगे। एक भीड़ होती है बीसीसी के अंदर बहुत सारे बच्चों की, उसमें से मेजॉरिटी बच्चे पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात और कहता हूं, लेकिन सारे नहीं पहुंचते। ये कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा, मैं तो सबको एक जैसा ही पढ़ा रहा हूं, इसका निर्धारण बैठे हुए बच्चे स्वयं करते हैं। तो प्यारे दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश रहती है एक भी ना छूट जाए। मैं तो इस हिसाब से पढ़ाता हूँ, तो बड़ा कंसंट्रेटेड होकर बढ़िया तरीके से पढ़ना, अपने और अपने कैरियर के साथ मजाक मत करना। माँ बाप के पास आज की डेट में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, उसके बावजूद भी आपकी पढ़ाई पर सामर्थ्य कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक अल्टीमेट चीज़ है। तो आप इस समय को गंवाएं नहीं, कमाएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके कैरियर को इन्फ्लुएंस करेगी। इसीलिए अपने आप को प्लान करें और पढ़ाई में लगाए रखें, और किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ें एक को ना पढ़ें, ऐसा नहीं करें। प्यारे दोस्तों हर सब्जेक्ट को अपना शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें। थोड़ा सा जरूरी है आजकल क्योंकि लॉकडाउन है और करोल बाग के स्पेसिफिकली हालात अच्छे नहीं हैं। बापा नगर को भी कंटेनमेंट जोन में मुझे आज जानकारी मिली कि शामिल कर दिया गया, बड़ा दुख सा भी लगा। पर प्यारे दोस्तों जैसी भी व्यवस्था हो, जैसी भी समस्या हो, हमें उसके साथ चलना और हमें उसके साथ अपने आप को कॉप ऑफ करना। थोड़ा सा फिजिकल काम, आपका घर के अंदर कमरा ही हो, 2 कमरे ही हो, आप उसके अंदर ही टहल लिया करें, मदर या फादर के साथ या छोटे भाई बहन के साथ। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिकली गैजेट्स पे तो बहुत बच्चे आजकल काम कर रहे हैं, थोड़ा फिजिकल काम जरूर कर लें, इससे मेंटल स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप इस पे काम करते रहें
कोई भी इसको लेकर समस्या लगे तो मेरे से ज़रूर चर्चा कर लेना। कुछ मित्रों ने कॉलेज के मित्रों ने इस पे चर्चा करी थी। संडे को हमने एक छोटी सी वर्कशॉप रख ली जिसके अंदर हमने कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें करी। कभी स्पेशल वर्कशॉप आपने हमारी अटेंड की ही होंगी, तो इस पे भी एक स्पेशल वर्कशॉप हमने डेवलप करी, शेयर करी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ भी कर लेंगे। स्ट्रेस नहीं लेना, पढ़ाई पे अपने आप को फोकस करके रखना है, ठीक है ना जी। टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लौट के नहीं आएगा। आप जो समय आज बिता रहे हो उस समय के बारे में भविष्य में सोचोगे कि ये समय आया था जी पैंडेमिक का, उस समय पर हम ऐसे ऐसे आराम करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, इसीलिए कॉलेज रह गया। कई लोग ऐसे सोचेंगे उस समय पर हम इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे, मजा आ गया। प्यारे दोस्तों, इस समय पे देखो करते थे, सारी दुनिया बैठती थी घरों में और हम मेहनत करते थे, आज देखो कहाँ पहुंच गए। तो डिफरेंस आएगा प्यारे दोस्तों, और डिफरेंस करने का है, इसीलिए मेहनत करनी है, अच्छे से करना, बढ़िया से करना। आप सब लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, आप बहुत मेहनती और बहुत अच्छे बच्चे हैं। बीसीसी में एक विशेष तरह का क्राउड ही आ पाता है, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वही पहुंच पाते हैं, नहीं तो कौन 1 घंटे की क्लास में लोग सीधे नहीं बैठ पाते। आज की डेट में टीचर भी सामने नहीं है, मैं किसी के फिजिकली सामने नहीं बैठ हूँ, फिर भी हमारी 1.5 घंटे की क्लास में मैं देखता हूँ कितने डायनामिक रूप से सारे बच्चे करते हैं। और व्हाट्सएप पे जब प्रॉब्लम पूछते हैं या बीच में क्वेश्चन करते करते कभी कभार मैं भी किसी चीज़ को छोड़ जाता हूँ तो फौरन से एक आवाज़ आ जाती है, तो पता चलता है बिल्कुल डायनामिक है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। जुड़ के करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। रिजल्ट भले ये समय ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा अच्छा आएगा, तो अब हम अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करेंगे तो उसका आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो आपको और हमको सबको मिलकर करना है, अच्छे से करना है। घर वालों को डरने नहीं देना, घबराने नहीं देना। एक पैनिक का माहौल आता है तो उससे अपने को भी बचाना है। और तुम तो इतने सामर्थ्यवान बच्चे हो सकते हो कि अपने घर वालों को भी बचा सकते हो, तो कोशिश करनी है, डरना नहीं है। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने बताया कि आप में से ही एक बच्चे के पेरेंट्स को कोरोना हो गया, बड़ा दुख लगा। मैंने पर्सनली फ़ोन करके उनसे बातचीत करी, तो वो बच्चा बड़ा ढाढ़स बना के अपने घर को संभाले हुए था। तो मैं भी चाहता हूँ आप सब लोग इस टाइम पे एक पिलर की तरह खड़े हो, अपनी पढ़ाई के प्लेटफॉर्म पे भी, अपने घर को संभालने के प्लेटफॉर्म पे भी। 12वीं का बच्चा कोई छोटा बच्चा तो रह नहीं जाता मेरे दोस्तों, तो अच्छे से करना। आइए मैं अपने टॉपिक को वापस शुरू करता हूँ। रोल्स थ्योरम, सुंदर सा टॉपिक। रोल एक साइंटिस्ट, बढ़िया साइंटिस्ट था। देखें तीनों चीज़ों को कैसे कह के गया, जरा जल्दी से रिव्यू करें, फिर हम किसके कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं जो कि बेहद आसान से हैं। पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। डिफरेंशिएबल के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, एक आंसर आएगा, लिख देंगे डिफरेंशिएबल। एफ ए और एफ बी निकालेंगे, इक्वल आना चाहिए। सेटिस्फाइड हो जाए तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू सारी ले लेना, लेकिन किस इंटरवल के बीच वाली लेना, ए से बी के बीच वाली। प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी के ही क्वेश्चनों को हम पहले क्योर कर रहे हैं, तो आइए एनसीईआरटी को देखिए। मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.8 का, दिस इज एक्सरसाइज 5.8 का पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। प्यारे दोस्तों, मैं इसके अंदर कुछ पूछूंगा आपसे, इसीलिए चौकन्ने होके इसे देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है। आप इसे पैरेलल नहीं करेंगे, आप पहले इसे देखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट सबका पूरा पक्का हो जाए। प्यारे दोस्तों, कहता है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इसने हमें कहा पढ़ाई हमारी है -4 से 2 तक। भैया बात ठीक है, ये हमें इंटरवल पता होना चाहिए और ये वेलकम ब्रैकेट होना चाहिए, -4 और 2 इसमें शामिल है, इंक्लूसिव है। ओके जी, अब शुरू करते हैं। पहली बात, रोल्स थ्योरम प्रूव करना है, तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन मेरे दोस्तों, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। अरे ये तो पैराबोलिक इक्वेशन है, जब x की डिग्री 1 आए हाईएस्ट तब लीनियर होती है, यहाँ 2 है तो पैराबोलिक। अच्छा, कोई बोले क्यूब आ जाए, पावर 4 आ जाए, पावर 5 आ जाए, तो हम लिख देंगे इट इज पॉलिनोमियल सो कॉन्टिन्यूस। कोई भी पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होता है प्यारे दोस्तों। सो मैं क्या लिखूं भैया, फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो कॉन्टिन्यूस। वैसे तो ये अनंत से अनंत पर कॉन्टिन्यूस है, मैं इतना भी छोड़ू चलेगा, पर मैं लिख दूं, अच्छी बात भी। ये हमारी पढ़ाई कब कॉन्टिन्यूस की हम चर्चा कर रहे हैं, -4 से 2 पर। सारी पढ़ाई हमारी इसके बीच में ही है, और यहाँ पे वेलकम ब्रैकेट आता था ना भैया। सो करंट के साथ लिखना है, थियरी के अंदर लिखना है, फंक्शन इज पॉलिनोमियल, साइन
कॉस फंक्शन आ जाए तो लिख दूंगा इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन, इट इज कॉस फंक्शन, सो कॉन्टिन्यूस। प्यारे दोस्तों दूसरी चीज, अब मुझे डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है। प्यारे दोस्तों एफ एक्स क्या है, देखो एफ एक्स है प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब मैं डिफरेंशिएबल के लिए क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा। क्या आएगा प्यारे दोस्तों 2x प्लस 2। तो ये तो एक यूनिक डेरिवेटिव, इट्स आंसर इज यूनिक, इट्स अ यूनिक वैल्यू। x की जगह आप कोई भी एक पॉइंट पुट करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, दो आंसर नहीं है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पर क्या कह दूं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल व्हेन x बिलोंग्स टू, कौन सा ब्रैकेट था याद दिलाओ दोस्तों, एग्जिट ब्रैकेट था, देखना यहाँ पे। प्यारे दोस्तों सिंपल से लिखने के स्टेप हैं, आप एक बार इसको सीख लेंगे तो सारे क्वेश्चन बड़े मजे में हो जाएंगे। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। अब आ जाएं तीसरी बात पर। अरे एफ ए, प्यारे दोस्तों ए बताओ क्या था, -4 था, तो एफ ए बोले तो -4, एफ -4 की वैल्यू निकालनी है। मैं एक्स की जगह इस फंक्शन में -4 पुट कर दूं, -4 का स्क्वायर 16, -4 into 2 -8 और -8, दिस कम्स आउट टू बी 0। दिस इज सो वंडरफुल। अब एफ बी भी निकाल लूं, व्हाट इज बी, बी इज 2 ना, यही है ना प्यारे दोस्तों। तो 2 पुट कर दूं तो 4 आ गया, 4 प्लस 4 माइनस 8, दिस कम्स आउट टू बी 0। तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, एफ ए बराबर है एफ बी के। अरे तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशियल भी हो गया, तब तो मजा आ गया। हम कह सकते हैं रोल सेटिस्फाइड हो गई। अरे रोल सेटिस्फाइड हो गई तो क्या कहें, अब ये कीमती चीज है, इसे सब ध्यान से देखना। एफ डैश सी इक्वल टू 0। अरे एफ डैश एक्स देखो यही है ना, ये निकालने के लिए मुझे x की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है, c। मैं पुट कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों c पुट करने से, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। सब देखते रहो, c की वैल्यू 2 को इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाएं, कट जाएगा, फाइनली -1 आ जाएगा। मेरे को c एक या एक से ज़्यादा कितने भी हों सब ले लेने हैं, लेकिन इस इंटरवल के बीच में लेने हैं ना, तो मैं लिख भी दूं ना इस इंटरवल के बीच वाला ही है। सो मेरे दोस्तों दिस इज माय वेरी फाइन क्वेश्चन। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, आप जल्दी से करें, ध्यान से करें, समझते हुए करें, और नहीं आएगा तो मैं आपसे डिस्कशन दोबारा से करूँगा, तेजी से करें। हाँ मेरे दोस्त दीपांशु, मुझे पता था तू ही पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा, चिंता मत कर, तेरे से अभी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, अभी कर इसको। वेरी गुड, कीप इट अप, करें। हेलो, आ रहा है ना दोस्तों समझ में, करो दोस्तों करो, ध्यान से करो। मेरे एक मित्र ने अभी कुछ चीज़ पूछी है, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए जगह बना लेता हूँ। आप जरा जल्दी से, 1 मिनट लगेगा, पहले सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ। कॉन्टिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, और क्या आ गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया, रिवाइज करते हुए ताकि क्लास के। हाँ बोलो बोलो अनुषा। सारे नहीं होते बहन, 10x जैसे हमने कहा 90 पे डिसकंटिन्यूस होता है, सो कुछ फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी होते हैं, उनका मन में ग्राफ बना के ही हमें सोचना होगा। लेकिन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोले तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले जो फंक्शन होते हैं, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 100, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। और किसी की कोई समस्या, और पूछो कोई। करते हुए चलना, करते हुए चलना, और इस तरीके से करना बाय द एंड ऑफ क्लास ये हमें तीनों चीजें मन में बैठ जाएं, ध्यान से, बढ़िया से। बहुत मजेदार सा अच्छा सा टॉपिक है। चलो जी, क्या मैं आगे करना स्टार्ट करूं, एक बार मैं देख लेता हूं कोई रूम के बाहर तो नहीं है। हाँ कोमलप्रीत आया समझ में, कोमलप्रीत कौर, माइक खोलो अपना, समझ में आया। हाँ ठीक बहन, ठीक, गुड। शिवम समझ में आया, शिवम माइक खोल के बताओ समझ में आया। बहुत बढ़िया। दीपक खिंची आ रहा है समझ में दोस्त, दीपक खिंची आ रहा है भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ट्विंकल मल्होत्रा आ रहा है समझ में, ट्विंकल आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
देखो मेरे को लगा कि पता नहीं बच्चे कैसे जाग रहे होंगे, मैं इसीलिए पूछा, ट्रायल किया। सारे जाग के धड़ाधड़ पड़े जा रहे हैं। चलिए जी, लगता है सबको समझ में आ गया। क्या मेरे दोस्तों, अब मैं आगे चल लूँ? अब चौकन्ने होके मेरी बात को सुनना। माइक खोल के बताना, क्या ये मैं अभी 4-5 से पूछा, सबके नाम नहीं ले सका, सब बताओ क्या ये नहीं आया या आ गया? सबको बताना है, माइक खोल के सबको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ जगाना चाहता हूँ, आपको कक्का या रत्ती भर भी नहीं आया। अगर आपको लगता है कि ये आ गया, इसे आना कहते हैं, तो आपकी डेफिनेशन ठीक नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसे केवल और केवल रटना कहते हैं। आप रोल्स बेचारा क्या कह के मर गया, वो तो कुछ पता नहीं चला, हमने तो रट लिया कॉन्टिन्यूस है। आप बोले हाँ जी डिफरेंशिएबल है, हाँ जी। फिर बोला ए सी निकाला, केवल एक मित्र ने लास्ट में क्वेश्चन दागा, सी क्या निकला भैया ये तो पता चलना चाहिए, और वो भी दागने के बाद शांत हो गया, दोबारा बोला आ गया। ऐसे कैसे आ गया? ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आए तो हमारा आधा भी नंबर कोई टीचर नहीं काट सकता। लेकिन हाँ, घर वाला मजाक कर रहा है। सो प्यारे दोस्तों, इसे आना नहीं कहते। अब ये जो रोल्स था, बड़ा बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। इसने अपनी जो रिसर्च करी, उस रिसर्च में क्या सिखा के ये बेचारा मरा, उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। आइए थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। ये चर्चा इसीलिए, पेपर के हिसाब से तो 12वीं में इतना भी लोग नहीं कराते, इतना कराते हैं बोले आ गया, सब बच्चे वो गर्दन हिलाते हैं जैसे आप अभी हिलाए, बोले हाँ जी आ गया, और क्वेश्चन हो गया, और हो भी जाता है, बोर्ड में 100 नंबर भी ले आते हैं। लेकिन बाद में रियल लाइफ में रोल्स का इस्तेमाल करने का समय आता है तो कहते हैं पता नहीं क्या कह के गया था रोल्स। अब जरा इसको ध्यान से समझना, मैं रोल्स क्या कह के गया उसे समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगी, उन टर्म्स को थोड़ा डीपर ले लेते हैं। सबसे पहली टर्म स्लोप। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम क्योंकि एप्लीकेशन चल रहा है तो बहुत सावधानी से सुनना। स्लोप का मतलब होता है ढाल, किसी लाइन की ढाल, किसी कर्व की ढाल। स्लोप का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, y2 माइनस y1। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास जगह थोड़ी छोटी है इसीलिए मैं थोड़ा कम छोटा लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कंसेप्ट समझाने के लिए बड़ी जगह चाहिएगी यहाँ पे। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके हम स्लोप निकालते थे। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से देखते रहना इसे। y2 माइनस y1 को क्या मैं चेंज इन y कह सकता हूँ? बहुत बढ़िया। क्या x2 माइनस x1 को मैं चेंज इन x कह सकता हूँ? तो मेरे दोस्तों, y2 माइनस y1 हमारा बन गया dy, और x2 माइनस x1 हमारा बन गया dx। तो एक बात बड़े ध्यान से सुन लेना, नई बात बता रहा हूं, मेरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस नए नवेले चैप्टर में ये हजारों बार हम काम में लाएंगे। स्लोप निकालने के कोई 7 तरीके हम 11वीं में सीखे थे, एक नया तरीका जो 12वीं में हमेशा यूज करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ठीक है, किसी कर्व का डेरिवेटिव भी कर दो तो भी स्लोप आ जाता है। प्यारे दोस्तों, स्लोप का फिजिक्स की भाषा में नया नाम भी होता है। चलिए उसकी बात में थोड़ी चर्चा करते रहेंगे। अभी स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे? डेरिवेटिव। अब दूसरी बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से। प्यारे दोस्तों, ये 11वीं की बात है, इसीलिए कोरिलेट करूंगा इस बात को, सारे को, एक एक चीज को फाइनली समझते चलना। अच्छा, कोई लाइन मैंने बनाई, हवा में देख के बताओ, ग्राफ पे इसमें देख के बताओ, मैंने ये जो लाइन बनाई, ये लाइन किसके पैरेलल है? आप सब कहेंगे जी ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर प्यारे दोस्तों ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या इसका एक्स एक्सिस के साथ का कोई एंगल बना? आप कहेंगे नहीं बना। अगर मैं कहूं इसका ग्राफ देख के स्लोप बताओ, तो मेरे दोस्तों स्लोप का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू तो 0 है, तो टेन 0 की वैल्यू 0। प्यारे दोस्तों, एक बात को मन में लॉक करना, जब भी लाइन पैरेलल हो किसके? एक्स एक्सिस के, तब उसका स्लोप क्या होगा? 0। अच्छा, स्लोप की जगह में dy बाई डी एक्स भी लिख सकता हूं ना? दिस इज वेरी क्रिटिकल। ये 11वीं की दो बातों को जोड़कर मैंने कुछ दो चीजें नहीं बनाई। अब बात करता हूं रोल्स कह के क्या गया, बहुत ध्यान से इसे समझना। थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं ताकि इस बात को अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। पहले हाथ की हाथ इसको लिखते चलो। स्लोप लिखो, 1 मिनट के लिए रुक जाऊं मैं। स्लोप का क्या मतलब? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जल्दी से लिखो। फिर इसका क्या डिफाइन कर सकते हैं? चेंज इन y,
अपॉन चेंज इन एक्स। दैट्स वाई स्लोप निकालने का एक तरीका क्या हो गया, dy बाय डी एक्स। प्यारे दोस्तों दूसरा क्या कहा, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एक्स एक्सिस के साथ जीरो का एंगल हो गया, तो स्लोप हमारा टेन जीरो बोले तो जीरो हो गया, तो स्लोप जीरो हुआ, और स्लोप को मैं dy बाय डी एक्स जीरो भी कह सकता हूँ। अब आगे की चर्चा आपके साथ चलते हैं। प्यारे दोस्तों दिस इज वेरी वंडरफुल। अब इसको तीसरी बात को ध्यान से देखना। अब रोल्स की बात मैं कर रहा हूं। रोल्स क्या कह के गया, रोल्स ने सबसे पहले का एक रोल्स को समझाने के लिए यहां पर कोई भी हमने फंक्शन लिया उसका एक रफली ग्राफ बना रहा हूं। कोई भी फंक्शन है प्यारे दोस्तों, से मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। बिल्कुल सावधानी से देखते चलना। मैं कोई ग्राफ बनाया, बिल्कुल ध्यान से देखना। अच्छा, मेरी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, रोल्स ने कहा पढ़ाई अनंत से अनंत तक नहीं करना, तो कहाँ से कहाँ तक करना, किसी दो इंटरवल के बीच में ए से बी तक। इसीलिए मैं ए से बी तक का ग्राफ बनाया। ध्यान से देखो, इसका ग्राफ भी मैं बनाता चलूं। प्यारे दोस्तों ये मेरा ए पॉइंट होगा, ये मेरा बी पॉइंट होगा। हाथ के हाथ समझना, ध्यान से समझना। अब गहराई से इसकी एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहले रोल्स बोला, दैट इज हिज फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब ये कहना चाहता था फंक्शन ए से बी के बीच में ग्राफ बन सके। अगर ग्राफ ही नहीं बन सकेगा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ग्राफ टूट के नहीं बने, ग्राफ बन सके, ग्राफ डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड ग्राफ हो, तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसका ग्राफ बना सकेंगे। डिकोड कर रहा हूं उसकी सारी भाषा को, बहुत ध्यान से सुनना। किसी किताबों में डिकोडिंग नहीं मिलेगी, वो खाली तीन शब्द मिलेंगे, लेकिन उससे कोई एप्लीकेशन का बढ़िया क्वेश्चन आ जाए तो वो हम और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसके बेसिक कंसेप्ट को सीखना जरूरी है। प्यारे दोस्तों दूसरी चीज वो बोला, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब एक यूनिक आंसर आए। मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब था इसके बीच में, इस कर्व के अंदर ए से बी के बीच में एक्स में चेंज होने से वाई में कितना चेंज हुआ, वो चेंजेस को हम माप सकें, मेजरेबल हो, यूनिक हो। हम मेजर करके बता दें एक्स में इतना बदलाव आएगा तो वाई में इतना बदलाव आएगा। तो ये दोनों भाषाओं में कह रहा है फंक्शन डिफाइंड हो, पहला कॉन्टिन्यूस में, ग्राफ बना सके, हम उसकी पढ़ाई कर सकें, फिर उसके चेंजेस को माप सकें। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहना चाह रहा था प्यारे दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से सुनना। फंक्शन की लोअर लिमिट ए, इसको इसमें पुट कर दूं तो एफ ए, अपर लिमिट बी इसमें पुट कर दूं तो एफ बी। ये सबसे बड़ी गहरी बात वो कह के गया, इसे आपके लिए डिकोड करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों मैं चाहता हूं ये पॉइंट मैंने लिया, लेट दिस बी कैपिटल ए पॉइंट। ये पॉइंट को लिखना है। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, अगर पॉइंट को लिखना हो तो पहले मुझे एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट। अरे एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे ये दिख रहा है, ये देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल मत लिखना, आप पहले समझ लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों ये लेंथ तो ए है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो स्मॉल ए आ गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो हाइट होती है, मुझे नहीं पता। प्यारे दोस्तों वाई की वैल्यू कैसे निकालूं, ये एक्स की वैल्यू ए इस फंक्शन में पुट कर दूं तो क्या हाइट नहीं आएगी या आ जाएगी, क्या आएगी दोस्तों, एफ ए आ जाएगी। प्यारे दोस्तों मोटे शब्दों में मैं कह सकता हूं ये हाइट एफ ए है। अब ध्यान से मेरे ग्राफ को आप देखते चलना, आप डिकोड कर पाएंगे। अब प्यारे दोस्तों मैं इस दूसरे पॉइंट को बी मान लेता हूं, बी पॉइंट को लिखूं तो इसकी ये लेंथ देखना, ये पॉइंट बी है तो बी, और इसकी हाइट में अगर यहां से यहां तक निकालूं तो इस बी पॉइंट को इस फंक्शन में पुट कर दूंगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बी। तो मैं पूरा पॉइंट लिख दिया एफ बी। प्यारे दोस्तों ये पॉइंट लिखना आ गया ना, ये पॉइंट लिखना आ गया ना। सो मेरे दोस्तों अब ये कहना क्या चाहता था उसको थोड़ा समझ लो। ये कहता है जो हमने ग्राफ बनाया उसकी एक्स एक्सिस से ऊंचाई पहले एज की, पहले कॉर्नर की और दूसरे कॉर्नर की इक्वल होनी चाहिए। हाइट इक्वल होने का क्या मतलब, प्यारे दोस्तों ये कहना चाहता है ये जो ग्राफ है सिमेट्रिकल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल फिगर्स में ही होगा ना, इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर होगी, तो डिफाइन करके इसने देखना सिमेट्रिकल होना चाहिए। इसको थ्योरी में लिखने की जगह मैथ्स के अंदर किसी चीज को कैसे हम भाषा में लिख पा रहे हैं, मैथ्स की भाषा में कैसे लिखा उसे समझना। तो मेरे दोस्तों ये तीन चीजें कह रहा था। पहला चीज कह रहा था ग्राफ बना सके, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरा कह रहा था चेंजेस को नाप सके ए से बी के बीच में, कह दिया डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा कहना चाहता था
सिमेट्रिकल फंक्शन होना चाहिए। एफ ए इक्वल टू एफ बी, हाइट बराबर होनी चाहिए। ओके जी, तो इसने जो जो कहा तीन कंडीशन, ओके हमने समझ ली, रोल सेटिस्फाइड हो गई। अब आखिरी बात बड़ी कीमती है, उसने कहा अगर ऐसा है तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करो और सी की वैल्यू निकाल लो। अब ये सवाल उठता है, ये भला हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। एफ डैश एक्स या एफ डैश सी कुछ और नहीं, स्लोप ही है। तो हम किसी फंक्शन का स्लोप निकाल रहे हैं और उस स्लोप को किसके इक्वल रख रहे हैं प्यारे दोस्तों, उसको 0 के इक्वल रख रहे हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके किसी x या किसी c की वैल्यू निकालूंगा तो इस कर्व का एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस पे टेंजेंट खींचने पर, क्या खींचने पर, बहुत ध्यान से सुनना, टेंजेंट खींचने पर वो टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी क्या है, ये तो अल्टीमेट है मेरे दोस्तों। तो एक बार मैं सारी चर्चा आपके साथ दोबारा से करूं, ध्यान से इसे गहरे से समझना। पहला क्या था, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या बन सके, ग्राफ। दूसरा क्या था, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब चेंजेस को माप सकें। तीसरा क्या था, एफ ए इक्वल टू एफ बी में सिमेट्रिकल फिगर बने। फिर क्या किया प्यारे दोस्तों, इससे डेरिवेटिव करा जो कि सी की टर्म में आया, इक्वल टू 0 कर दिया। स्लोप को 0 के बराबर रख दें तो अभी हमने पढ़ा था एक ऐसी लाइन आ जाती है, जो ऐसी लाइन की कंडीशन आ जाती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसीलिए जैसे ही मैं स्लोप को इक्वल रखूंगा तो सी एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिससे टेंजेंट खींचने पर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। मैं एक बार थोड़ा सा इसे आपको लिखने से अभी रोक रहा हूं, पहले एक बार फिगर दोबारा से थोड़ी सी साइड में बनाकर दिखाऊं बड़ी सी, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सके। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए प्यारे दोस्तों, मैंने एक फिगर बनाई। फिगर गलत बन गई, इसको मैं ठीक करता हूँ, पेन ले लेना चाहिए मुझे। मैंने एक पैराबोला फिगर बनाई। मेरी पढ़ाई ए से बी तक थी, दिस पॉइंट इज ए, ये मेरा ए पॉइंट, ए पॉइंट को मैं यहीं पे पॉइंट फॉर्म में लिख लूँ, ए और एफ ए। ये मेरा, इसको सीधा डालूँ तो दिस इज कॉल्ड बी पॉइंट, बी और एफ बी। प्यारे दोस्तों अब ध्यान से कंक्लूड करना इस आखिरी बात को। कहता है जब हमने इसका डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 पुट किया तो इस कर्व का एक ऐसा पॉइंट आया, सावधानी से, इस कर्व का क्या आया, एक ऐसा पॉइंट आया जिससे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। ये पॉइंट क्या है, सी। तो सी क्या है भैया, इस कर्व का ऐसा पॉइंट जिससे टेंजेंट खींचने पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। क्या समझ में आया, अच्छे से देखना। सी क्या आया, सबको बोलना है, कर्व का ऐसा पॉइंट जिससे टेंजेंट खींचने पर वो किसके पैरेलल आ जाए, एक्स एक्सिस के। क्यों भाई अग्रवाल, अब माइक खोल और बता, आ गया अब सी क्या है। सर ये तो समझ आ गया, थर्ड कंडीशन यूएस की रोल्स थ्योरम की, हाँ, जिसमें हमने ए और बी का डेरिवेटिव इक्वल करा है। डेरिवेटिव नहीं, एफ ए इक्वल टू एफ बी हाँ किया है। मतलब हाँ, एफ ए और एफ बी इक्वल करा है। तो हाँ, सर मैं बी पॉइंट ए और बी ऐसे नहीं मानता, ए जिसमें, तो यही मानता, हाँ हाँ ए तो यही मानता, और हाँ बी पॉइंट चेंज करके नीचे ले आता, हाँ, तो हाइट चली जाती है। अच्छा मेरे भाई सब सुनना, ये भाई जो पूछ रहा है, अगर एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है तो रोल्स की कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं करेगी, और मैं यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, रोल्स डज नॉट सेटिस्फाइड, और ऐसा सी पॉइंट नहीं निकाल सकते तब हम। ठीक मतलब हो गया, ऐसे ही दोनों कंडीशन लगा के हाँ ये हाँ निकाल हाँ सकते बिल्कुल, इसने अपनी कंडीशन रखी ना, सिमेट्रिकल होना चाहिए। अच्छा जी, सबको आ गया, सब बोलो, सब माइक खोल के बोलो, आ गया। फंसा रहा हूँ मैं तुम्हें दोबारा से। हाँ, बहुत बढ़िया आना, वेरी गुड, सब बोलो ना, एक ही बहन बोलती है। हैं। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी बात फिर सुनो, अरे ये सी हमने निकालना तो सीख लिया, इतना गहरा मैथ गणित पढ़ लिया, ऐसा पॉइंट निकाला जिससे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। हम हिंदुस्तानी ना बड़े सहनशील व्यक्ति हैं, जितना मर्जी जहर पिला दो सब सह जाते। मेरे प्यारे दोस्तों ये सी निकाल के आप में से किसी ने भी पूछा नहीं फायदा क्या होगा भैया, जीवन कैसे आसान बनेगा, ये तो सब नाटक है, 12वीं में पढ़ेंगे, 12वीं के अगले दिन भूल जाएंगे और तब पढ़ेंगे रोल्स था, रियल लाइफ में तो काम आएगा नहीं। कोई बता सकता सी निकाल के रियल लाइफ में क्या फायदा।
सब रट्टू तोता लोगो, चाहता हूँ आप इस सिनेरियो को बदलें, लॉजिक से पढ़ाई को पढ़ें, जो काम करें रीजनिंग के साथ करें। तो ये तो अच्छा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। सी का जब तक जवाब ना मिले तब तक हमारी इतनी बड़ी रिसर्च का क्या फ़ायदा। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से इस बात को सुनना। एक चीज़ कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक करता हूँ। मेरी आवाज़ सब तक आ रही है ना? अच्छा, मैं दोबारा से बात करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज की डेट के अंदर कंस्ट्रक्शन हाउस के अंदर रोल्स एक आर्किटेक्चरल इंजीनियर में उसका बहुत बड़ा योगदान था। कोई भी हम बिम्स बना रहे हैं, आप जरा जानते होंगे दो रिवर के बीच में ब्रिज बनाया गया, एक सिग्नेचर ब्रिज अभी बना दिल्ली के अंदर। इसी तरीके से सी के अंदर और हम जमीन के नीचे भी अपनी ट्रेन्स के जाल बिछा रहे हैं। तब हमें अगर कोई भी चीज कर्व में है तो कर्व का एक ऐसा पॉइंट जिससे कोई भी पाथ बनाए तो वो एग्जैक्टली धरती के पैरेलल आए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस पाथ का हमें पता ना चले तो हमारे ब्रिजेस, हमारे फाइव बिल्डिंग्स, हमारे बढ़िया बढ़िया चीज़ें नहीं बन सकेंगी। तो कंस्ट्रक्शन हाउसेस में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं कंस्ट्रक्शन हाउसेस के अंदर। तो क्या बता के गया, रोल्स समझ में आया? हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रोल्स की बात इतनी अब क्लियर हो गई दोस्तों सबको, तो चिंता नहीं कर। जी समझ में आया। दोबारा ध्यान से मेरे भाई, सपोज करो पैराबोलिक ब्रिज बनाया हमने। पैराबोला के अंदर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से अगर मैं सीधा खींचूं तो वो सबसे टेंशन पॉइंट, सेंटर पॉइंट होना चाहिए। और उसके अंदर अगर मेरा ये जो ब्रिज बने हल्का सा भी टेढ़ा हो गया ऐसा, तब मेरा ब्रिज नहीं चलेगा, टूट जाएगा बहुत जल्दी। तो ये सिमेट्रिकल होना चाहिए धरती के, ताकि ग्रेविटेशन फोर्सेस इक्वल काम करें और ब्रिज सालों साल चले। तो मेरे को ये पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है और इस लाइन की इक्वेशन, तो ये इसमें हेल्प करता है। आ गया मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत इसके बढ़िया। अंदर जैसे पैराबोला भाई वो हुआ, पैराबोला हाँ, भी एप्लीकेबल है। पैराबोला की बात कर रहे हैं, अभी हम साइन फंक्शन ले लेते हैं। ये मेरा साइन फंक्शन। तो अब ये ऐसा पता चल जाएगा मुझे पॉइंट, हवाई जहाज उड़ाने हैं तो मुझे हवाई जहाज कैसे उड़ाने, वो पता चल गया देखो मुझे। ओके सर। ठीक है ना जी? तो ट्रैफिक्स फ्यूचर के अंदर तो ये बहुत काम की चीज़ है। ट्रैफिक का कंट्रोल भी रोल्स थ्योरम और इसका ही एक शागिर्द था जिसका नाम था लैग्रेंजिस, उसने भी बड़ी डेवलपमेंट करी। तो थोड़ा ये बेसिक आपके साथ चला। चलिए आगे चलते हैं, बुकिश क्वेश्चन को ले लेते हैं। वो तो एनसीईआरटी के बड़े बड़े आसान से हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, जरा उसे देखना। मैं इसे रब करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, सबको समझ में आ गया? मैं आगे चलूँ? चलो जी। लिखा के एक बार ऊपर करना है आराम से। अच्छा, मैं लिखता हूँ। लो भैया, लिखो। 1 मिनट के लिए जल्दी से नोट्स बना लो, बढ़िया से करो, अच्छे से करो। चलो जी, आगे चलते हैं। इसको रब कर लें, छोड़ना नहीं दोस्तों, इसको हाथ की हाथ नोट्स बना लेना, नहीं तो बाद में बहुत दुखी करेगा ये टॉपिक। लगेगा आता है और आएगा कुछ भी नहीं। मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब सावधानी से चलना, आसान सा काम है, बस अब लिखने का है। सेकेंड क्वेश्चन, पहला पार्ट, एग्जामिनिंग द रोल्स थ्योरम is applicable to any of the following function, can you say something about the converse of Rolle's theorem from these example? ओके जी, अब जरा ध्यान से सुनो। प्यारे दोस्तों, हमें पहला फंक्शन दिया, फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू, ये क्या है प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। इस फंक्शन का खास नाम था जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था, शायद आप भूल गए हो, कईयों को हो सकता है याद हो, घर कईयों को याद हो। दैट्स नेम इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारी पढ़ाई इस क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 9 तक। चलो जी आगे चलेंगे। सेजल आ रहा है ना समझ में? सेजल, जिंदल, कनिष्का, सबको आ रहा है ना भैया? अब जरा इसको जरा हम गहराई से चलते हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा करें क्वेश्चन की, बाद में रोल्स की, बाद में ये क्या है। जब भी हमारा ये फंक्शन हो तो इसे क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन। प्यारे दोस्तों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या था? इसका मतलब था नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। बहुत ध्यान से चलते चलना दोस्तों, क्या मतलब है इसका? नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। प्यारे दोस्तों, अब जैसा मैं बोलूं वैसा ही सबको चिल्ला के बोलना है, मुझे सुनाने के लिए नहीं, अपने मन को सुनाने के लिए। इसीलिए सब जब मैं वैल्यू बोलूं तो पुट करके बताना। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.1 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सब बोलो, सब बोलो, ध्यान से बोलो। 2 आएगी सर, 2। ओके, एक ही भाई बोलेगा भाई, बाकी सब बोलो। इस भाई से पहले आवाज आनी चाहिए सबकी। अच्छा जी, अब अगला बोल रहा हूँ। हाँ, 2.9 पुट करूँ तो इन 3, गजेंद्र मेरा भाई बोला 3। 2 आएगी सर। सब बोलो, सब बोलो। अब जरा ध्यान से सुनना, जिंदल, गजेंद्र, सब ध्यान से सुनो। मैंने ये नहीं कहा था नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मैंने कहा था नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। बहुत सारे लोग जो अकाउंट्स पढ़ते हैं वो 3 लिख देंगे। 3 नहीं लिखना भैया, स्मॉलेस्ट लिखनी है तो मैं 2 ही लिखूंगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं आगे चलूंगा, अब जांच रहा हूँ आया नहीं आया, बिल्कुल सावधानी से। मान लीजिए मैं लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 0.9। सब बताओ, सब बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशु। सो फिर ध्यान से सुनो, अब चेक कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ आया नहीं आया। प्यारे दोस्तों ध्यान से, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट ही है ना, 1 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, नंबर लाइन पे बना के सोच लिया करो। दिस इज 0, दिस इज 1, तो मेरा यहाँ पे है 0.9, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट चलनी है, बड़ी नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेशन नहीं करना। अब सबसे बढ़िया पार्ट कर रहा हूँ, -2.5 नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। 3 -3, कई लोग 3 कर रहे थे, गलत है, ध्यान से करो। -3 ना, कोई बोले -2 ना मेरे दोस्तों, ये -2 है, ये -3 है। अब यहाँ पे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू तो ये होगी ना। सो मेरे दोस्तों फिर पूछता हूँ, -0.9, हाँ -1। तो आप, बहुत बढ़िया लगा, इसका मतलब समझ में आ गया। प्यारे दोस्तों, लगभग लगभग हम अगले 3 चैप्टरों में बार बार इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब नोट कर लेना, नहीं तो इसमें बहुत एरर आती है, और यही एरर आए तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे। क्या नाम था, सब बोलें जहां भी बैठे हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, मीनिंग क्या है इसका? नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसकी नियरेस्ट परफेक्ट इंटीजर में परफेक्ट वैल्यू लिखनी है, लेकिन स्मॉलेस्ट लिखनी है, परफेक्ट इंटीजर में लिखनी है, डेसिमल खा जाना है। सो मेरे दोस्तों, अब आते हैं इसके बेस चीज पे। हमें यहाँ पर पहली बात कही थी, फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। अब मेरे दोस्तों पहले रुको और बहुत ध्यान से इस बात को सुनो। मैं इसके लिए अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, ये हमने 11th क्लास में बनाना सीख लिया था, पर शायद भूल गए हो, इसीलिए मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। सब ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, ये मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। अब ये मेरा फेयर वर्क है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इन नंबरों को हटाऊं क्योंकि मैंने कुछ देखा जिसमें, मेरी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 9 तक, तो 1 2 3 4 करके तो 9 तक पहुंचते बहुत समय लग जाएगा, मैं छोटा कम लेता हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ 5 6 7 8 9। अब मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से इसका ग्राफ देखना। अच्छा, अगर मैं 5 से 5.9 तक, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर इसमें x की वैल्यू 5 से 5.9 तक कुछ भी पुट करूं, तो मेरे दोस्तों मेरी y की वैल्यू 5 आती है। इतनी बात समझ में आती है? इसको मैं ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करूं? मेरे को ग्राफ 5 से 9 तक के बीच का बनाना है, इसलिए आगे पीछे का नहीं बना रहा भैया। मैं 5 से 6 तक कुछ भी पुट करूं, मैं दोबारा से इसको लेता हूं, ये 5 है ना, इसके सीधे ये 5 है ना, 5 से 6 तक कुछ भी पुट करूं, मेरा आंसर 5 होएगा। यही कहते हैं ना, 5 से 5.9 तक कुछ भी, ये होलो ब्रैकेट डाला है भैया। 12th 11th क्लास में जब हम इसे कहते थे तो हम इसे कहते थे लॉलीपॉप ग्राफ है, लॉलीपॉप बनेंगे, ध्यान से देखना, कईयों को याद आ रहा होगा।
फिर प्यारे दोस्तों 6 से 6.9 तक कुछ भी पुट करो 6 आएगा, ये 6 के स्टेट। दिस इज माय नेक्स्ट वन। इसी तरह 7 से 7.9 तक कुछ भी पुट करूँ 7 आएगा, 8 से 8.9 तक कुछ भी पुट करूंगा 8 आएगा। मेरा आखिरी लाइन को मैं ठीक कर लूं। प्यारे दोस्तों मैंने 5 से 9 के बीच का ग्राफ बना दिया। अब प्यारे दोस्तों बताओ ये ग्राफ पूरा बन रहा है या टूट टूट के बन रहा है? ये सब होलो सर्कल है भैया, होलो बनाना है, डार्क मत बना देना। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से देख लो, ये ग्राफ सीधा बना या टूट टूट के बना? कब कब टूटा? अरे 6 पे टूटा, 7 पे टूट गया, 8 पे टूटा, 9 पे टूटा, तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, है ना, एट x इक्वल टू कहाँ कहाँ नहीं है? 6 पे, 7 पे, 8 पे, या मैं सबके बदले सारे चीजों के बदले इंटीजर कह सकता हूँ ना। प्यारे दोस्तों इंटीजर को z से प्रेजेंट करते हैं ना। सो क्या कहूँ, फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो बाद में देखूंगा, ग्राफ ही नहीं बना भैया सही, तो रोल्स डज नॉट सेटिस्फाइड। चलो दोस्तों जल्दी से ग्राफ बना के प्रेजेंट करना है इसके अंदर, सब तेजी से चलो। इसका सेकंड पार्ट देखो, तब मुझे ग्राफ कहां से, यहां मैंने ग्राफ कहां से कहां तक के बीच में बनाया? 5 से 9 के बीच में। सेकंड पार्ट देखो बिल्कुल यही है, तब मेरा ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा? -2 से 2 के बीच में। -1 पे, 0 पे, 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा या इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा, सो मैं कह दूंगा रोल्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तीसरा पार्ट आसान सा है क्योंकि वो पैराबोला का है, पहला क्वेश्चन में करा के आया इसीलिए वो छोड़ता हूं, आगे चलता हूं। प्यारे दोस्तों रोल्स के हमने कुछ क्वेश्चन लिए और आपके सामने रखे। अब आते हैं, रोल्स का एक शागिर्द था जिसका नाम था लैग्रेंजेस। लैग्रेंजेस ने रोल्स की थ्योरम को बहुत सावधानी से पढ़ा और उसकी थ्योरम के अंदर कुछ एक्सटेंशन करी, कुछ बढ़ा के बताया। उसे ही बाद में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या एलएमवी थ्योरम के नाम से जाना गया। प्यारे दोस्तों क्या ये ग्राफ आपने बना लिया? जल्दी से बनाएं, हम आगे चलेंगे, तेज से करते चलना। प्यारे दोस्तों रोल्स थ्योरम एकदम आसान सी है। पहला हमने 3 ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के 2 मान लो, 2 पैराबोला के मान लो। अब आते हैं एलएमवी थ्योरम या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर। सो आई एम गोइंग टू रब इट, तेजी से कर लेना प्यारे दोस्तों, ध्यान से चलना, बिल्कुल अच्छा सा है। सो हम चले अब इसकी डिस्कशन करेंगे एलएमवी थ्योरम की। प्यारे दोस्तों लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, पूरा नाम लिख लेना। एक बार पेपर में आ गया मीन वैल्यू थ्योरम, लोग चक्कर खा के गिर गए, बोले पता नहीं कौन सी मीन है, मीन है, मॉड है, मीडियन कहाँ आ गया, 12वीं क्लास में तो था नहीं। फिर एक बार पेपर में आ गया वेरीफाई द लैग्रेंजेस थ्योरम, तो प्यारे दोस्तों लोग चक्कर खा के गिर गए, बोले लैग्रेंजेस कहाँ से आ गया ये शब्द। तो पूरा नाम क्या है? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, पूरा नाम से भी लिख लेना। एनसीईआरटी से एलएमवी थ्योरम लिखती है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में इसको आपके सामने रख रहा हूँ शॉर्टकट नेम से। प्यारे दोस्तों अब इसने क्या कहा, अच्छा रोल्स की थ्योरम को इसके साथ कंपेयर करते रहना, बहुत सावधानी से चलना। प्यारे दोस्तों एक फंक्शन लिया हमने y इक्वल टू एफ एक्स। अब मैं चाहूंगा थोड़ी देर रुक जाओ, पहले इसको समझ लो ताकि हम सबका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक थी? ए से बी तक। प्यारे दोस्तों ये शागिर्द था रोल्स का, तो रोल्स की कुछ बातों को उसने आगे बढ़ाया। सबसे पहले कहता है फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, ये तो रोल्स भी कह के गया था, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब ग्राफ बन सके किस किस के बीच में? ए से बीच के बीच में। व्हेन x बिलोंग्स टू a, वेलकम ब्रैकेट के साथ है ना प्यारे दोस्तों, b, ये वेलकम ब्रैकेट है दोस्तों। ओके जी, ग्राफ बन सके इसका डिकोड हम जानते हैं। दूसरा फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, अरे यही तो 2 बातें कह के गया था, ये भी वही कह रहा है। ये कह रहा है फंक्शन का चेंजेस माप सकें जब x बिलोंग करता हो, यहाँ a पर कॉर्नर पॉइंट है, सो चेंजेस को नहीं नापेंगे, इसीलिए a और b को छोड़ दिया गया।
प्यारे दोस्तों, अब रोल्स की तीसरी कंडीशन को इसने नहीं बताया। बस ये कहता है मेरी तो दो ही कंडीशनें हैं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो कहेंगे LMV सेटिस्फाइड। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं, अगर पिछले रोल्स की थ्योरम को आप समझ सकें तो इसको भी अच्छे से डिकोड कर पाएंगे। तो LMV सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड हो गई, तब ये एक दूसरी बात कहता है। उसने क्या कहा था, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, लेकिन इसने नहीं कहा एफ डैश सी का इक्वल टू। अब ये बहुत शानदार बात कहता है, ये कहता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है, आप एक बार मेरे साथ चिल्ला के बोले, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। प्यारे दोस्तों, जीरो नहीं, इसने तो यहाँ पे कुछ धमाल सी बढ़िया सी चीज रखी है। क्या है, थोड़ा सा समझेंगे, इसको सॉल्व करके सी निकालेंगे, और सी की वैल्यू एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी, लेकिन वो हमारी वैल्यू हमारे इंटरवल के बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, ए से बी तक के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। सो दिस इज वंडरफुल। आइए थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन पोर्शन को हम लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। रोल्स का अभी हमने सबने ग्राफ देखा था, अब उससे हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, थोड़ा सब ध्यान से देखना, बहुत शानदार है ये भी। प्यारे दोस्तों, इसको इंडिकेट करने के लिए हम रोल्स की तरीके से ही एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। प्यारे दोस्तों, अब ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना, मैं अलग नेचर का ग्राफ आपके सामने रखूंगा। प्यारे दोस्तों, अब की बार मैं एक डिफरेंट नेचर का ग्राफ आपके सामने रखा। प्यारे दोस्तों, आप रोल के ग्राफ को और इसको जरा ध्यान से एनालाइज करना और डिफरेंस देखना, क्यों मैं ऐसा बना रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, हमारी पढ़ाई थी ए से, तो ये मैं डॉटेड करके नीचे ले जाऊं, लेट इट बी ए। कहाँ तक थी, बी तक, इसीलिए मैं इसको नीचे ले गया, तो ये क्या बना, बी। प्यारे दोस्तों, इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूं, लेट इट बी ए पॉइंट, ये वाला मेरा पॉइंट, इस ए पॉइंट को मैं लिख सकता हूं ए, और फंक्शन मेरा y इक्वल टू एफ एक्स होगा। इस ए को इसमें पुट कर दूं तो y की वैल्यू एफ ए आ जाएगी मेरे दोस्तों। इसी तरह मैं बी पॉइंट को भी लिख सकता हूं बी कॉमा एफ बी। अच्छा, इसको देखना, ये हाइट एफ ए है और ये हाइट एफ बी है। अब जरा ध्यान से सुनना, उसने कहा कॉन्टिन्यूस मीन्स ग्राफ बन सके, चेंजेस को नाप सकें, ओके, लेकिन तीसरी कंडीशन नहीं कही थी एफ ए और एफ बी बराबर है। यदि एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है तो ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है। ध्यान से देखना, रोल से कंपेयर कर लेना, ये रोल्स की एक कमी थी, रोल्स खाली सिमेट्रिकल कर्व्स के बीच में ही पाथ को इंडिकेट करता है। सिमेट्रिकल कर्व के बीच में ही एक ऐसे पॉइंट को, कंसंट्रेशन पॉइंट को, फोकल पॉइंट को, अगर रोल्स की बात करें तो दिस इज फोकल पॉइंट ना, फोकल पॉइंट को सर्च करने में काम में आता था प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका तो गड़बड़ है, ये तो नॉन सिमेट्रिकल पॉइंट्स के बारे में, नॉन सिमेट्रिकल कर्व्स के बारे में चर्चा करता है। ओके, इसकी इस कंडीशन के बाद अब ये क्या कहना चाहता है, पहले हम इसके लिए एक अलग से बात पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा था, दो लाइनें पैरेलल हो, लाइन 1 पैरेलल हो लाइन 2 के, तो क्या होगा, तब आप कहेंगे स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं ये जो ए और बी कॉर्नर पॉइंट हैं, इसको मैं ज्वाइन कर लूं। बिल्कुल सावधानी से देखना, मैं ये ज्वाइन कर लिया, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, वी गॉट अ लाइन कॉल्ड एज ए बी लाइन। अगर मैं कहूं कि स्लोप ऑफ ए बी निकालो, बिल्कुल ध्यान से देखना, तो आप कहेंगे जी दो पॉइंट दे रखे हैं और 11th क्लास हम पास करके आए, तो फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा आंसर लिखूंगा। बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना चौकन्ने होके, कोई स्कूल में ये नहीं पढ़ाने वाला, ये 3 कंडीशन गिनाएंगे और प्रभु के गुण गालेंगे। वो पेपर में पता नहीं कैसे कैसे प्रभु के गुण आएंगे, वो अगर नहीं आते होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो ध्यान से देखना, इस लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं तो y2 क्या है भैया, एफ बी माइनस y1 क्या एफ ए अपॉन x2 क्या है प्यारे दोस्तों, b
अपॉन x1 क्या है a। oh this is wonderful, we got the slope of this AB line। अब दूसरी बात सुनना प्यारे दोस्तों, इस कर्व के बहुत सारे टेंजेंट निकालने पड़ेंगे। अगर मैं इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूं तो मेरे दोस्तों इस कर्व का मुझे डेरिवेटिव करना होगा। अगर मैं x की जगह c पुट कर दूं तो बस x की को मैंने c से प्रेजेंट कर लिया, यही है, ये भी स्लोप ही है। इस कर्व पे बहुत सारे आड़े तिरछे टेंजेंट बना सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को इक्वल रख रहा हूं। एफ डैश सी बराबर है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अरे दो चीजें, दो स्लोप इक्वल कब होते हैं, जब कोई लाइन इसके पैरेलल हो। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, अब ये चाहता है इस कर्व का एक ऐसा नॉन सिमेट्रिक कर्व का एक ऐसा पाथ हमें पता चल जाए, इस कर्व का ऐसा पॉइंट हमें पता चल जाए जिससे लाइन खींचने पर ये इसके लाइन के पैरेलल हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वेरी स्पेशल पॉइंट इज कॉल्ड सी हेयर। तो रोल्स के कंपैरिजन में उसके चेले ने, लैग्रेंजेस ने कुछ एडवांस बात करी, उसने नॉन सिमेट्रिकल कर्व्स के बारे में चर्चा करी। अब उसने अलग सा फॉर्मूला बनाया, पहली कंडीशन बनाई कॉन्टिन्यूअस है, दूसरी डिफरेंशिएबल, तीसरी एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी। एफ बी हम निकाल लेंगे, एफ ए हम निकाल लेंगे इससे पुट करके, अपॉन बी माइनस। एक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके सी की वैल्यू निकल जाएगी। दैट्स ऑल आर इजी, कैलकुलेटिव पार्ट इजी है, पर क्या आया सी, कर्व के एजेस को ज्वाइन कर दे तो जो लाइन बनी उसके पैरेलल ऐसी लाइन जो कर्व को टच करके जाएगी, दिस लाइन का, इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट ही सी है। प्यारे दोस्तों इसे ध्यान से समझना, अच्छे से सुंदर सा नोट्स बनाना। क्वेश्चन हम करेंगे अभी, वो बेहद आसान से हैं। अगर एप्लीकेशन में बेसिक आ जाए ना हमें, तो क्वेश्चन तो कैसे भी हालें हम कच्चा चबा के उन्हें खा सकेंगे। ध्यान से करना, अच्छे से करना, मजे से करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। इस वाले सी का क्या क्या, अच्छा भैया एक भाई पूछ रहा है, एक भाई पूछ रहा है कि इस वाले सी का इस्तेमाल क्या कैसे करेंगे। क्या हमारी सारी, आजकल आपने कभी गए हो तो सिग्नेचर टावर है गुड़गांव में, जाते हैं रास्ते में, तो वहाँ जो टावर्स बन रहे हैं क्या सारे सिमेट्रिकल बन रहे हैं या आड़े तिरछे बनते हैं। अब आड़े तिरछे बन रहे हैं तो उनका, अब इस टावर का अगर मैं कंसंट्रेशन पॉइंट जस्टिफाई नहीं करूं तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे सैटेलाइट्स मूव करते हैं, वो भी कोई सिमेट्रिकल पाथ पे नहीं करते, तो उनका पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, कैसे कैसे होगा, ये सारी डिस्कवरी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। अंडरग्राउंड रेलवे पाथ भी कोई सिमेट्रिकल नहीं बनते, नॉन सिमेट्रिकल बनते हैं। तो ऊपर वाली लाइन के पैरेलल मुझे लाइन चलानी है तो कैसे चलाऊं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैग्रेंजेस से पहले इसको खोजने की कोई कला नहीं थी। सो दिस इज वंडरफुल। सब करें, तेजी से करें, अच्छे से करें। लैग्रेंजेस के कुछ क्वेश्चनों को ले लेते हैं, आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा तेज चलना, टॉपिक को मुझे कवर करना है इसको। चलिए जी मैं रब कर लूं, आओ जी आगे चलेंगे। नेक्स्ट, प्यारे दोस्तों मेरा एक भाई कह रहा था नोट करने की जगह 1 मिनट के लिए रुकिए मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से पढ़ा सकता हूं, आप नोट करने की जगह उसे फ़ोटो बनाकर खींच सकते हैं, पर ऐसा मत करना। कॉलेजेस के अंदर हमारे बैचेस में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी से स्मार्ट बच्चे और स्मार्ट हो जाते हैं और डैश बच्चे और डैश हो जाते हैं। कैसे, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं वो मोबाइल में बस फोटो बना के ही रख लेते हैं, समझ नहीं आता, बाद में भूल जाओगे, इसलिए नोट्स बना लेना। सर हाँ जी, बोलिए जी, बोल, हाँ बोलें। सर थोड़ा सा पीछे करना, कॉपी दिखानी है। चल अच्छा कर दिया भाई, कर कर जल्दी से लिखो, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, तेजी से चलना। एक बार देख लेते हैं सबको। सब करो, जल्दी से करो, अच्छे से करो, बढ़िया से करना है दोस्तों।
चलूं भैया, आप कर दूं रब? चलो जी। हाँ जी, दोबारा बोलें। 4 मार्क का है, 2 से क्वेश्चन। और ये छोटी मोटी चीजें बीच बीच के निकाल के पूछ लेता है तो 1 मार्क में आएंगी। वैसे ये जनरली आज तक का सेगमेंट है, 4 मार्क्स में आता है। ठीक जी। प्यारे दोस्तों, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। मैं 8 नहीं, 5th क्वेश्चन को आपके लिए ले रहा हूं पहले। 5th क्वेश्चन को लेंगे, सब देखना। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर लेग्रेंजेस को नहीं बोल गया, मीन वैल्यू बोला। तो एलएमवी थ्योरम को कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x। अब आगे क्या कहता है? ऑन इंटरवल ए टू बी। अरे ए और बी की वैल्यू तो नहीं दी, पर ध्यान से आगे पढ़ो, होनी चाहिए। अरे ए की वैल्यू उसने मुझे क्या दे दी? 1। और बी की वैल्यू कॉमा का डाल के क्या दे दी? 3। तो मेरी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक, बोले तो 1 से 3 तक, फुल स्टॉप। उसके बाद कुछ और पूछ रहा है, वो बाद में देखेंगे, पहले इतने को ही करते हैं। अब करने का काम तो बड़ा आसान सा है, सब आ जाओ, साथ साथ करते चलना। ये क्या है भैया? जब भी हमने पढ़ा था x² x³ की टर्म में हो, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ना हो, केवल x की टर्म में हो, तो हम इसे बोलेंगे फंक्शन इज पॉलिनोमियल, सो कॉन्टिन्यूस व्हेन x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक हो? 1 से 3 तक। प्यारे दोस्तों, दूसरा फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस। दूसरा क्या था? डिफरेंशिएबल, एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x² माइनस 10x माइनस 3। यही आएगा ना भैया? ये तो एक यूनिक आंसर है, इट्स यूनिक। सो डिफरेंशिएबल। अरे डिफरेंशिएबल हो गया तो कोई याद दिलाओ, तीसरी कंडीशन क्या थी? रुकना मेरे दोस्तों, इसकी तीसरी कंडीशन नहीं है, बस 2 ही थी। 2 हो गई तो हम क्या कह सकते हैं? एलएमवी सेटिस्फाइड हो गई। एलएमवी सेटिस्फाइड हो गई तो क्या कहेंगे? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब बस सॉल्व करने का काम है। प्यारे दोस्तों, यही है एफ डैश एक्स। मुझे यहाँ पे एफ डैश सी चाहिए, तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूं? c। तो एफ डैश सी आ जाएगा। क्या आएगा एफ डैश सी? सबको आ रहा है ना? एफ डैश सी कैसे निकाला हमने? इसी से निकलेगा ना प्यारे दोस्तों। एफ डैश सी क्या आएगा? 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ बी। अरे बी की वैल्यू क्या थी प्यारे दोस्तों? 3 थी, पुट करो। ए की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन बी की वैल्यू 3 माइनस 1। आ जाओ जरा, जल्दी जल्दी करो, सब साथ साथ चलो। 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू f3। f3 पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो दिस कम्स आउट टू बी 27 माइनस 30 माइनस 3। कीप इट अप फास्टर फ्रेंड्स। माइनस 1 पुट कर रहा हूँ, दिस कम्स आउट टू बी 3 माइनस 10 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1। प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करो, यू विल गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर बनाओ, c की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। आप निकाल लेना, इन दोनों में से कौन सी लेनी है? दोनों ले लेना, बशर्ते 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। तो ये काम सॉल्व करने वाला निकाल लेना, दोनों वैल्यू निकालना। उन दोनों में से हम कोई भी वैल्यू लेंगे जो 1 से 3 के बीच में होगी। एक भी आंसर हो सकता है या उससे ज़्यादा, दोनों भी आंसर हो सकते हैं। जरा जल्दी से कर लो। अभी इसका टेल पार्ट आप देखें, ये मेरा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। इसने कहा आगे क्वेश्चन में, फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये अलग से पूछ रहा है। एफ डैश एक्स। प्यारे दोस्तों, कोई पर्सन अपना बीच बीच में माइक देख रहा है, माइक को नहीं खोलो, सब ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़ें। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या बनेगा? 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल रखने के लिए कहा मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, c की 2 वैल्यू आ जाएंगी। और वो किस इंटरवल के बीच में लेना? उसने कहा ये 1 से 3 के बीच में लेना, तो वो उसके बीच के इंटरवल की वैल्यूज को ले लेना। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी हैं। सारी एक्सरसाइज इसकी अच्छे से करके आइए, ध्यान से करके आइए। अच्छा, अगर आ जाए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एलएमवी में, तो उसका तो ग्राफ ही ऐसे टूट टूट के लॉलीपॉप ग्राफ बनेगा, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, पहले में ही फेल हो जाएगा, तो एलएमवी डज नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा वहाँ पे। सो सावधानी से करना, अच्छे से करना, सब करो। दूसरी बात कही है उसमें, क्या कहते हैं, पहले वाला रूल
नहीं, रोल्स का आधा कंडीशन प्रूफ कर रहा है, बस वो कंडीशन एक हटा रहा है, सिमिट्री वाली, और कुछ नहीं। ये दूसरी बात में c इक्वल्स टू 0 माइनस में। नहीं, ये तो रोल्स की एलएमवी की बात ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन का दूसरा अपना एक्सटेंशन चल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन में कुछ अलग से पूछ लिया। सर हाँ जी, पूछिए। सर जो S3 है हम्म। उसकी उसमें थ्री थ्री आपने किस इक्वेशन में पुट किया है? थ्री इस वाली एफ, अच्छा मैं एक बार सबको सही करूँ, ये कैलकुलेशन दोबारा करना, दिस इज रॉन्ग। ऊपर वाली हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पुट करना था भैया, इसमें पुट करके F3 निकालें, धन्यवाद जी। क्या ये सबको आ गया? सो मेरे दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। जरा थ्री को जरा सही पुट कर लेना प्यारे दोस्तों। अब आगे चलते हैं 5.8 एक्सरसाइज के, आप सारे क्वेश्चन कर सकेंगे। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं वो आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि वो टेक्निकली सबसे बढ़िया है। प्यारे दोस्तों, मार्क करो क्वेश्चन नंबर 3 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क करो सबके सब, एनसीईआरटी में भी कुछ छुपे रुस्तम क्वेश्चन है, जिसमें से ये एक है। प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, ना तो ये रोल्स की बात कर रहा, ना एलएमवी की, ये बिल्कुल बात कर रहा है अलग सी। कहता है एफ डैश डबल डॉट, फिर -5 से 5 स्टैंड्स टू आर। इसका क्या मतलब? हमारी पढ़ाई -5 से 5 तक है, जब x की जगह -5 से 5 तक पुट करेंगे तो कोई रियल नंबर आ रहा है, यही मतलब है ना। इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक बात और कह रहा है कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल के साथ क्या कहता है, और एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। ओके दोस्तों, कहता है एक्स एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश का क्या मतलब, एफ डैश एक्स खत्म नहीं होगा, इसीलिए जीरो के बराबर नहीं होगा। खत्म हो जाने का मतलब नील, जीरो हो गया, नहीं खत्म होगा तो जीरो के बराबर नहीं। कहता है अब इतना कहने के बाद कहता है प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है प्यारे दोस्तों, एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। अरे बाबा कैसे करें, फंस गए। इसने तो कोई रोल्स नहीं कहा, कोई एलएमवी नहीं कहा, और रोल्स और एलएमवी में आखिरी की कोई चीज भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है, ध्यान से सुनना, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। बिल्कुल सावधानी से चलना, यही है ना डिफरेंशिएशन का मतलब। प्यारे दोस्तों, इस डिफरेंशिएशन की जगह मैं लिख लेता हूं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। अब पहले मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। मेरा यहाँ पे कोई फंक्शन है, मुझे डिफाइन नहीं किया गया, मैं लेट कर रहा हूँ फंक्शन इज दिस वन, और मेरी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक है, -5 से 5 तक। तो ये पहले x क्या था, -5, फिर क्या हो गया 5। आप ध्यान से देखना, चेंज इन x। प्यारे दोस्तों, चेंज इन x कैसे निकलेगा, बाद वाला x माइन, दिस इज x1, दिस इज x2, चेंज इन को x2 -x1 कह सकता हूँ ना। तो दिस कम्स आउट टू बी 5 -5। ज़्यादा अच्छा होगा मैं इसका ग्राफ बना के बता दूं। आई डोंट नो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसीलिए पेपर में ग्राफ नहीं बनाना, समझाने के लिए बना देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल का ग्राफ समझाने के लिए एक पैराबोला लिया, कैसा भी हो सकता है वो। प्यारे दोस्तों, मेरी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक थी, -5, माइनस हालांकि उस तरफ आएगा, पर रिप्रेजेंट करने के लिए, बेसिक समझाने के लिए जस्ट ये प्रयोग में ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ए टू बी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पॉइंट क्या होगा, -5 कॉमा एफ ऑफ -5। प्यारे दोस्तों, ये पॉइंट क्या होगा, 5 कॉमा एफ ऑफ 5, यही होगा ना भैया। अब मैं यहाँ पर जो ये निकला, दिस इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप का क्या फॉर्मूला था, y2 माइनस y1। मैं यहाँ पर इसी का फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे भी तो निकलता है dy बाई डी एक्स। तो y2 माइनस y1 कर रहा हूँ, ऊपर देखना, f5 माइनस एफ ऑफ -5। क्या न्यूमरेटर की ये लाइन समझ में आ गई, अपॉन x2 माइनस x1। प्यारे दोस्तों, इससे इस लाइन का स्लोप आ गया। उसने कहा था वैनिश नहीं होगा, एफ डैश एक्स स्लोप 0 नहीं होगा। तो मेरी क्या ये बात समझ में आ गई। अब मेरे लिए बड़ा आसान है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊं तो ये सब 0 बन जाएगा। क्या बन गया, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0।
तो क्या बन गया, एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू, इसको उधर ले जाए, एफ ऑफ -5, दिस वी हैव टू प्रूव। तो मैंने डज नॉट वैनिश से ही प्रूव कर दिया ना कि ये इक्वल नहीं होगा। सो शानदार है, छोटा सा क्वेश्चन है, खोटा सा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन तो सारे एकदम आसान से हैं, आप आसानी से सावधानी से कर सकेंगे। जल्दी से करिए, ध्यान से करिए, अच्छे से करिए। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, जिनका रह गया तेजी से करो।